प्रिय विद्यार्थियों, हम आधुनिक विश्व के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, फ्रांस की क्रांति। इसके विभिन्न चरणों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसे एक बार हम पुनः दोहरा लेते हैं। स्टेट जनरल का अधिवेशन आरंभ हुआ। उसके बाद स्टेट जनरल हमें नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय महासभा के रूप में परिवर्तित होती दिखाई देती है। 1789 से 1791 तक इस राष्ट्रीय महासभा ने कार्य किया, जिसमें बहुत सारे नवीन कार्य उसके द्वारा किए गए। जो संविधान राष्ट्रीय महासभा ने बनाया, उसके ऊपर उसी के अनुसार जो चुनाव हुए, तो व्यवस्थापिका सभा अस्तित्व में आई, लेकिन मात्र एक ही वर्ष ये कार्य कर सकी और इसे भंग करना पड़ा। नेशनल कन्वेंशन एक नई संविधान सभा चुनकर आई, जिसने 3 वर्ष तक काम किया, 1792 से 1795 तक। इसके बीच में एक वर्ष यानी नेशनल कन्वेंशन का जो कार्यकाल है, उसी में एक वर्ष ऐसा रहा जिसे आतंक के राज्य के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेशनल कन्वेंशन ने जो संविधान बनाया, उसके अनुसार डायरेक्टरी का शासन स्थापित हुआ, जो 1795 से 1799 तक चला और बाद में नेपोलियन के द्वारा आकर इस डायरेक्टरी से फ्रांस की सत्ता को हस्तगत कर लिया गया। हमने फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत इन सभी चरणों पर चर्चा की। आज हम देखेंगे कि इस फ्रांसीसी क्रांति के फ्रांस पर या फ्रांस के अंदर क्या प्रभाव पड़े। सबसे पहला प्रभाव हमें दिखाई देता है निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति होना। इसके अतिरिक्त राजतंत्र की समाप्ति तो हुई ही, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र जो बाद में गणतंत्र बन गया, पूर्ण गणतंत्र, उसकी स्थापना फ्रांस में दिखाई देती है। सामंतों के, पादरियों के जो विशेषाधिकार थे, उनका अंत इस क्रांति के द्वारा कर दिया गया। इसी के साथ फ्रांस में धार्मिक सहिष्णुता के युग का आरंभ होता है। इस चीज को हम थोड़ा समझ लेते हैं। अभी तक यूरोप के राज्यों में क्या होता था, राजा जिस धर्म का होगा, प्रजा को उसी धर्म का माना जाएगा, और जो प्रजाजन उस धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य मत को फॉलो करने वाले होंगे, उनके ऊपर उन्हें परेशान करने के लिए कुछ अलग प्रकार के नियम, कर आदि लगाए जाते थे। लेकिन फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत जो चर्चों को समाप्त किया गया, पादरियों हेतु भी संविधान बना दिया गया और संपूर्ण फ्रांस के धर्म को एक ही प्रकार का धर्म माना गया, और जो दूसरे धर्म के लोग थे, उनके साथ भी सहिष्णुता का व्यवहार आरंभ होता है। इसके अतिरिक्त फ्रांस की क्रांति पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव रहा मानवाधिकार घोषणा पत्र। मानवीय नागरिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा फ्रांस की इस क्रांति में फ्रांस के अंदर आता है सामने हमारे, जिसमें 17 धाराएं थी और मनुष्य के जो नैसर्गिक और प्राकृतिक अधिकार हैं, उन्हें स्वीकार किया गया था। और ये कहा गया था कि कोई भी सरकारें जो भी बनती हैं, वो सब इनका पालन कराने के लिए ही बनी है। इसके अतिरिक्त एक लिखित संविधान का निर्माण, ये हमें फ्रांस की क्रांति में दिखाई देता है। समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व, इन भावनाओं का प्रसार हुआ फ्रांस के अंदर, और न केवल फ्रांस में, बाकी विश्व में भी इस नारे को हर संविधान में प्रयुक्त किया गया है। और ये माना गया कि जिस भी देश में ये आदर्श स्वीकृत किए जाते हैं, वो देश सही लोकतंत्र है। इसके अतिरिक्त समाजवाद का जो प्रारंभ है, वो भी हम इसी क्रांति से मान सकते हैं, क्योंकि इसी क्रांति के द्वारा
एक वर्ग विहीन, विशेषाधिकार विहीन समाज का निर्माण होता है। सभी फ्रांसीसी नागरिक हैं, सभी कानून के समक्ष समान हैं। ये जो समाजवाद है वो इसी क्रांति की देन है। इसके अतिरिक्त करों की वसूली अब समान रूप से की जाएगी। हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार समाज के दो स्टेट, यानी सामंत स्टेट यानी प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट जो पादरियों का स्टेट था, ये दोनों स्टेट जो थे वो करों से मुक्त थे। केवल मात्र तृतीय स्टेट को ही सारे कर देने पड़ते थे। लेकिन अब करों की वसूली सभी लोगों पर समान रूप से की जाएगी। इसके अतिरिक्त खुले व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया, सभी को स्वतंत्र कर दिया गया। इससे पहले क्या था, राजा का बहुत ज्यादा नियंत्रण रहता था। कुछ व्यापार तो ऐसे थे जिसके लिए अकेले जो राजा थे वो ही अगर चाहे तो वो व्यापार हो सकता था, अन्यथा नहीं हो सकता था। बाकी व्यापारों के लिए भी उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन अब खुले व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। और स्त्रियों के संबंध में उन्होंने स्त्रियों को बहुत सारे अधिकार तो प्रदान नहीं किए गए और स्त्रियों को पुरुष से नीचे भी समझा गया, लेकिन मतदान का अधिकार तक नहीं दिया गया। लेकिन वो किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं, किससे विवाह करना चाहती हैं या कोई व्यवसाय करना चाहती हैं, उस हेतु उन्हें स्वतंत्रता दी गई। फ्रांस की क्रांति के केवल फ्रांस पर ही प्रभाव नहीं पड़े, बल्कि यूरोप भी इससे प्रभावित हुआ, क्योंकि फ्रांस की क्रांति में जो कुछ परिवर्तन हुए वो सार्वभौमिक थे, विश्वव्यापी थे। जैसे लोकतंत्र की स्थापना हुई, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन का विकास हुआ। दरअसल जब फ्रांस में क्रांति हुई, राजा को हटा दिया गया, तो यूरोप के अन्य जितने भी राजतंत्रवादी देश थे, वहां के राजाओं ने स्वयं ही अपनी जनता को कुछ संविधान देना यानी संवैधानिक अधिकार देना या कुछ उदारवादी अधिकार जो है स्वयं ही देने शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें भी लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस क्रांति से प्रभावित होकर हमारी जो जनता है वो भी हमें हटाने का सोचे। तो स्वयं ही वो चेंज होने लगे, प्रबुद्ध अपनी बुद्धि से उन्होंने स्वयं ही इस तरीके का शासन जो है उसका विकास कर लिया, निरंकुश शासन के स्थान पर। इसके अतिरिक्त यूरोप में हमें राष्ट्रवाद का विकास भी दिखाई देता है। राष्ट्रवाद में ये माना जाता था हमारा संपूर्ण जो राष्ट्र है वो एक है, हम सब फ्रांसीसी हैं, हम सब फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, हम सबका धर्म एक है, हम सबकी जो समस्याएं हैं वो एक है और इसलिए हम सब एक यूनिट है। तो ये वाली जो बात है, यूरोप में हमें सारे यूरोपीय देशों के अंदर ये चीज दिखाई देने लगती है, राष्ट्रवाद का उदय दिखाई देने लगता है। इसके साथ ही साथ इंग्लैंड में भी संवैधानिक विकास हुआ। वहां पे चार्टिस्ट आंदोलन चले और 1848 तक हम देखते हैं कि इंग्लैंड की संसद के द्वारा कुछ संसद के पास थोड़ी पावर्स ज्यादा आ गई और जनता के हित में कानूनों का निर्माण होने लगा। इटली और जर्मनी का एकीकरण, इस पर भी हमें फ्रांस की क्रांति का प्रभाव दिखाई देता है। इटली और जर्मनी के जो देश थे उन वो काफी सारे छोटे छोटे देशों में, छोटे छोटे राष्ट्रों में बटे हुए थे और नेपोलियन के द्वारा जब फ्रांस की तरफ से आक्रमण किया गया, प्रथम गठबंधन हम देख चुके हैं, उसके अंतर्गत जब ऑस्ट्रिया पे वो आक्रमण करने गया तो उसने इटली के जो बिखरी हुई यूनिट्स थी उन सबको एक करके एक संघ बना दिया। जर्मनी के जो लगभग 200 छोटे छोटे राज्य थे उनको उसने एकत्रित करके राइन संघ बना दिया। तो इससे उनके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी, हम सब एक हैं, हमारी समस्याएं एक हैं, हम सब एक ही बोली बोलते हैं यानी एक ही भाषा बोलते हैं, हम सब एक ही रक्त के हैं। इस तरीके की जो बातें थी वही कालांतर में इटली और जर्मनी के एकीकरण का कारण बन गई। इसके बाद मध्यम वर्ग में सामाजिक समानता की भावना का उदय हुआ। मध्यम वर्ग जो था
उसके अंदर भी पूरे समाज के साथ समानता की बात उसको उसके मन में आने लगी। अ, फ्रांस के अंदर हमने देखा था कि विशेषाधिकार विहीन वर्ग में मध्यम वर्ग पनपा। जो बुद्धिजीवी थे, विशेषाधिकार विहीन वर्ग के, उन बुद्धिजीवियों ने ही इस वर्ग का निर्माण किया। जो पढ़ लिख गए थे, ज्ञान उनके पास था, लेकिन पावर नहीं थी। लेकिन इस कारण फ्रांस के अंदर क्रांति भी हुई। विशेषाधिकारहीन वर्ग जो था, वो अपने आप को विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के समकक्ष लाना चाहता था और अपने आप को उनके समान समझता था। तो केवल फ्रांस के अंदर तो ये हुआ ही, समाजवाद आया ही, लेकिन संपूर्ण विश्व के अंदर भी जो मध्यम वर्ग था, वो सामाजिक रूप से नोबल्स या लॉर्ड्स के समकक्ष अपने आप को समझने लगा। दास प्रथा को हेय सभी यूरोपियन देशों ने मानना शुरू कर दिया। दास प्रथा को बंद किया गया था नेशनल कन्वेंशन के दौरान, और हम देखते हैं कि बाद में नेपोलियन के द्वारा उसे वापस पुनर्जीवित कर लिया गया था। लेकिन संपूर्ण यूरोप के अंदर इस प्रथा को, मानव को खरीदने, बेचने, बंधुआ बनाने, बेगार लेने की जो प्रथा है, उसको निम्न कोटि तिरस्कृत दृष्टि से देखा जाने लगा। सभी यूरोपीय देश धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु होने लगे और शिक्षा को धर्म के आधिपत्य से मुक्त किया गया। अभी तक चर्च के अधीन थी, धर्म के अधीन थी, लेकिन अब उसे धर्म से मुक्त कर दिया गया और जो मॉडर्न एज के अंदर पढ़े जाने वाले विषय हैं, उन सब विषयों की बात यहाँ पर हमें दिखाई देने लगती है। उन्मुक्त व्यापार की जो अवधारणा है, वो संपूर्ण विश्व में फैलने लगी। तो फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अब हम देखते हैं कि ये जो फ्रांस की क्रांति थी, उसकी प्रकृति क्या थी, किस प्रकार की थी वो। सबसे पहली चीज है इसमें, ये कोई सुनियोजित क्रांति नहीं थी, बहुत ही अव्यवस्थित क्रांति थी। आपको ध्यान होगा, हमने पढ़ा था कि जब स्टेट जनरल के प्रतिनिधि चुनकर आए थे, तो वो अपने साथ जनता के शिकायती पत्र भी लाए थे, यानी काहिए लेकर आए थे। लेकिन एक भी काहिए में ये बात नहीं कही गई थी कि राजा को हट जाना चाहिए। फिर भी ये क्रांति कहाँ पहुंची? राजा को हटाकर गणतंत्र की स्थापना तक। तो ये कोई सुनियोजित नहीं थी, कोई प्लान्ड क्रांति नहीं थी कि हमें राजा को हटाना है। धीरे धीरे घटनाएं इस तरीके से बदलती चली गई कि ये क्रांति जहां केवल संविधान बनाने के लिए शुरू हुई थी, वहां ये राजा को मृत्युदंड देकर और गणतंत्र की स्थापना तक चली जाती है। तो ये बहुत ही अव्यवस्थित क्रांति है। रशियन रेवोल्यूशन की तरह नहीं है, रूसी क्रांति की तरह नहीं है, जहां सर्वहारा वर्ग जो है वो अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए बिल्कुल प्लान्ड तरीके से चलता है। यहाँ पर घटनाएं क्रांति को अलग अलग मोड़ देती रहती हैं और क्रांति परिवर्तित होती चली जाती है। दूसरी चीज कि ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये राजनीतिक क्रांति भी नजर आती है हमें, क्योंकि ये विशेषाधिकारों के विरुद्ध की क्रांति है। सामंतों के पास बहुत सारे विशेषाधिकार हैं, पादरियों के पास बहुत सारे विशेषाधिकार हैं। राजनीतिक रूप से जो विशेषाधिकार विहीन वर्ग है, उसके पास न किसी भी चीज का अधिकार नहीं था। तो उस ये हमें एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक क्रांति के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये असमानता के विरुद्ध थी। इसीलिए इसमें सामंतवाद के अंत की घोषणा भी कर दी गई और विशेषाधिकारों का अंत भी कर दिया गया। इस क्रांति का स्वरूप प्रगतिशील था, जिसमें निरंकुश राजतंत्र का अंत किया गया, असमानता का अंत किया गया और प्रजातांत्रिक शासन का मार्ग प्रशस्त किया गया। यानी जो पुरातन व्यवस्था की चीजें थी, वो सब समाप्त कर कर प्रगतिशील तरीके से ये प्रजातंत्र की ओर हमें ले जाती है। उसके बाद मध्यम वर्ग के हितों की क्रांति थी। मध्यम वर्ग जो है, उसके हित के लिए
इसमें बहुत सारे कार्य किए गए, मध्यम वर्गीय हितों को प्रधानता दी गई। साथ ही साथ एक इसकी प्रकृति थी राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने वाली। अब प्रश्न उठता है कि 10 वर्षों तक फ्रांस में ये क्रांति चलती रही। इस क्रांति काल में कई तरह के नए-नए कार्य भी हुए और कई बार सरकारें भी बदली। लेकिन क्या इस क्रांति ने 10 वर्षों में कोई बहुत बड़ा बदलाव कर दिया? आइए हम उसी को देखते हैं। इसमें निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हुई, लेकिन 10 ही वर्ष के अंदर हमें सैनिक अधिनायकत्व और 1815 के बाद तो पुनः बोर्बो-वंश की स्थापना दिखाई देती है। यानी जो चीज़ हटाई गई थी, वही चीज़ हमें 1815 में पुनः राजतंत्र फ्रांस में स्थापित कर दिया जाता है। लुई 17वें को पुनः फ्रांस का राजा घोषित किया जाता है। दूसरी चीज़, इस क्रांति में सामंतवाद का अंत किया गया। लेकिन जो भूमिपति थे, जो सामंत थे, उनकी क्षतिपूर्ति देने के बाद ही किसान अपने दायित्व से मुक्त हो सकते थे। मानव अधिकारों की घोषणा की गई, लेकिन अब उसमें देखिए संपत्ति को मनुष्य का नैसर्गिक अधिकार माना, जो बुर्जुआ हितों के संरक्षण से संबंधित है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि माना गया कि जो संपत्ति है वो मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है, यानी उसकी संपत्ति उसके पास रहनी चाहिए। लेकिन संपत्ति किसके पास थी? किसानों के पास नहीं थी, भूमिहीन थे वो, श्रमिकों के पास कुछ नहीं था। तो उनके पास, तो जिनके पास पहले से कुछ नहीं था, उनका प्राकृतिक अधिकार हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसके पास थी? बुर्जुआ वर्ग के पास, मध्यम वर्ग के पास। तो ये जो नैसर्गिक अधिकार था, वो किसका है? मध्यम वर्ग के हितों का संरक्षण करने वाला अधिकार है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि मानवाधिकार की जो घोषणा की गई कि जिसमें सभी को समान माना जाएगा, नागरिक हैं फ्रांसीसी, उसके अकॉर्डिंगली वयस्क मताधिकार तो दिया गया कि हर वयस्क को मत देने का अधिकार है। लेकिन कौन से वयस्क को? जो सक्रिय नागरिक हो। हम अपनी पिछली कक्षा में देख कर आए हैं कि फ्रांस के नागरिकों को दो भागों में बांटा गया, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय वो नागरिक थे जो निश्चित मात्रा में संपत्ति या भूमि रखते थे तथा राज्य को कर देने वाले थे, और निष्क्रिय नागरिक वो थे जो कर नहीं देते थे। तो वयस्क मताधिकार तो केवल सक्रिय नागरिकों को दिया गया, वो तो बहुत कम थे। बाकी सारे नागरिक निष्क्रिय नागरिकों की श्रेणी में आ गए। यानी ये जो मानवाधिकार है, ये भी संपूर्णतः हम कहें तो लागू नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त जन्म पर आधारित भेदभाव तो खत्म हो गया कि भाई सामंत का जो बेटा है वही सामंत बनेगा, जो जन सामान्य किसान का बेटा है वो किसान बनेगा। ये आधारित भेदभाव तो खत्म हो गया। लेकिन ये जो प्राचीन सामंतवाद था, उसके बदले अब धन पर आधारित नए सामंतवाद का प्रभुत्व हुआ। जिसके पास पैसा है वो मत दे सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्राचीन सामंतवाद तो खत्म हो गया, जो स्टेट वाला हिसाब था वो तो खत्म हो गया, लेकिन नया सामंतवाद, नए तरीके का सामंतवाद आ गया। इसके अतिरिक्त फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत निरंकुश सरकार के द्वारा जो ऋण लिए गए थे, उनकी बात तो कई बार की गई, लेकिन उन ऋणों को माफ नहीं किया गया, माफ करने की बात नहीं की गई। क्यों? क्योंकि ऋण देने वाले व्यापारी मध्यम वर्ग के थे, बुर्जुआ वर्ग के थे। तो बुर्जुआ वर्ग के हितों को इस क्रांति ने ध्यान रखा। इसके बाद हम देखते हैं कि चर्च की जो संपत्ति जब्त की गई थी सरकार के द्वारा, उसे भूमिहीनों में नहीं बांटा गया, बल्कि उसको ऊंची कीमतों पर बेचा गया। अब यदि आप ऊंची कीमत पर बेचेंगे तो खरीदेगा कौन? जिसके पास देने के लिए कीमत है। तो वो जो निर्धन व्यक्ति है उसके पास तो कीमत नहीं है। आप फ्री में दे नहीं रहे, आप पैसे में दे रहे हैं, और पैसे में कौन ले पाएगा? जो मध्यम वर्गीय है, जिसके पास पैसा था उसके ज्ञान के कारण। तो उनको खरीदने की क्षमता सिर्फ मध्यम वर्ग में ही थी। और जो चर्च
जो समाप्त कर दिए गए थे क्रांति के अंदर, तुड़वा दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे, वो भी नेपोलियन के द्वारा पुनः स्थापित कर दिए गए, क्योंकि नेपोलियन का यह मानना था कि धर्म मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। ये चीज भी खत्म कर दी गई। इसके अतिरिक्त फ्रांस की क्रांति में हम बात करते हैं मानवाधिकारों की, समाजवाद की, लेकिन मजदूरों, दासों, किसानों और स्त्रियों, इनके किसी के हित के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया गया। कोई मताधिकार इन्हें नहीं मिला, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट इन्हें नहीं मिला। तो क्रांति जो है उसने बहुत काम किए होंगे, लेकिन ऐसा कोई कार्य इन लोगों के प्रति नहीं किया जिससे कहा जाए कि मानवाधिकार जो हैं वो सबके लिए समान थे। वास्तव में अगर हम इसकी समालोचना करें फ्रांस की क्रांति की, तो हम देखते हैं कि इस क्रांति में मध्यम वर्गीय तत्वों की प्रधानता रहती है। हालांकि जब ये क्रांति हो रही थी तो उसमें कृषकों, मजदूरों, स्त्रियों, इन सब ने भी क्रांति में योगदान दिया था। गिलोटिन पे ये लोग भी चढ़े थे, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा फायदा हुआ मध्यम वर्ग को, और इसीलिए संभवतः कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति वास्तव में मध्यम वर्ग की क्रांति थी।